बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 11 व कक्षा 12 की पढ़ाई करेंगे। कक्षा 11 में आज हम केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे भौतिक जगत, मात्रक एवं मापन भाग 4 और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 12 में आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ठोस अवस्था भाग 5 और विलयन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही कक्षा 12 में फिजिक्स विषय में आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 5 का अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने और समझने के बाद हम उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और मुख्य मुख्य बातों को लिखते जाएं, जिससे आपको पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए कक्षा 11 व कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करते हैं। आइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 4। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संयोजन प्रतिक्रिया के परिचय से। क्या आप संयोजन प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं? एक संयोजन प्रतिक्रिया वह प्रतिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। यह उत्पाद हमेशा एक यौगिक होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए स्क्रीन पर दिए गए चित्र 2 पदार्थ या अभिकारक के हैं। एक पदार्थ नीले रंग से दर्शा रहा है और दूसरा पदार्थ ग्रे रंग से दर्शा रहा है। जब यह 2 पदार्थ एक दूसरे में मिलते हैं तो तीसरा पदार्थ बनाते हैं, जिसे यौगिक कहते हैं। इस पदार्थ में कुछ विशेषताएं नीले वाले पदार्थ की होगी और कुछ विशेषताएं ग्रे वाले पदार्थ की होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
आइए अब हम अपने विषय पे आते हैं, जो है रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन को समझाने के लिए कुछ नियम दिए गए, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गै-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम और आवोगाड्रो का नियम। आज के इस वीडियो में हम इन सारे नियमों के बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले नियम से शुरू करें, जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आंतोइन लेवुसिये ने 1789 में दिया था। स्क्रीन पर दिया गया चित्र आंतोइन लेवुसिये का है। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। लेवुसिये ने इस नियम को समझाने के लिए एक प्रयोग किया था। आइए इस प्रयोग के बारे में जानें। उन्होंने एक फ्लास्क लिया, उसमें उन्होंने फास्फोरस और सल्फर को रखा। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में P यानी फास्फोरस और S यानी सल्फर। जब उन्होंने इस फ्लास्क को गर्म किया तो उन्होंने यह जाना कि किसी भी चीज को गर्म या जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इस रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मिला हुआ उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर था। इस नियम के अनुसार उत्पादों के द्रव्यमान रासायनिक प्रतिक्रिया में अभिकारक यानी रिएक्टेंट के द्रव्यमान के बराबर हो जाती है। रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। परमाणुओं को नए पदार्थ बनाने के लिए पूर्ण व्यवस्थित यानी रीअरेंज किया जाता है। उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने लिया एक हाइड्रोजन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इसमें लिया ऑक्सीजन। क्या आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है पानी यानी H2O। इस नियम के अनुसार अगर हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो पानी का होगा 18 ग्राम। इस तरीके से हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जाना। अब हम अपने दूसरे नियम पे आते हैं, जो है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने 1794 में दिया था। इस नियम को निश्चित संघटन का नियम यानी लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने 2 हाइड्रोजन लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और हमने एक ऑक्सीजन लिया। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी यानी H2O बनाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव 2:1 ही होगा। आइए अब बात करते हैं गुणित अनुपात के नियम के बारे में। यह नियम जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व
एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलाकर बनता है H2O यानी पानी। यहाँ हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम और पानी का होगा 18 ग्राम। उसी तरीके से अगर हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया तो यह H2O2 भी बनाता है यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 ग्राम होगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का द्रव्यमान 34 ग्राम होगा। जब हमने यह दोनों रिएक्शंस को देखा तो यह जाना कि दोनों ही रिएक्शंस में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम है लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम होगा पानी में और 32 ग्राम होगा H2O2 में। तो हमने यह जाना कि ऑक्सीजन का अनुपात पानी और H2O2 में होगा 1:2। आइए अब बात करते हैं गैर-लुसाक का गैसीय आयतनों के नियम के बारे में। यह नियम गैर-लुसाक ने 1808 में दिया था। इस नियम के अनुसार जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस बनती है तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, परंतु सभी गैस का समान ताप यानी टेम्परेचर और दाब यानी प्रेशर पर होना चाहिए। स्क्रीन पर दिया गया पिक्चर पानी के बनने की रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शा रहा है। इस नियम के अनुसार अगर हाइड्रोजन का आयतन 2V है, ऑक्सीजन का आयतन 1V होगा और पानी का आयतन 2V होगा। आइए अब बात करते हैं एवोगाड्रो के नियम के बारे में। यह नियम अमेलियो एवोगाड्रो ने 1811 में दिया था। इस नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों की समान मात्रा में समान अणु होने चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में समझें तो किसी भी गैस के आयतन उसके अणुओं की संख्या से सीधे अनुपातिक होती है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर V गैस का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ गैस है और N यहाँ पर गैस के मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। इस तरीके से हमने एवोगाड्रो के नियम के बारे में भी जाना। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में जाना। चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत संघटन के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण से। उसके बाद हम पढ़ेंगे समीकरणों की विमीय संगति की जांच तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। भौतिक राशियों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पर इनको और विस्तार से जानने के लिए हम उनकी विमाओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भौतिक राशियों के मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक से व्यक्त होने वाली सभी राशियां मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त की जाती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जो कि हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। इन सभी की विमाओं को गुरु कोष्ठक ब्रैकेट में बंद करके दिखाया जाता है, जैसा कि आप दाईं ओर चित्र में देख सकते हैं। और इसीलिए इनकी विमाओं को इस प्रकार लिखते हैं, जिसमें लंबाई की विमा है L, द्रव्यमान की विमा है M, समय की विमा है T, ताप की विमा है K, वैद्युत धारा की विमा है A, ज्योति तीव्रता की विमा है CD तथा पदार्थ की मात्रा की विमा है मोल। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की विमाओं को L, M तथा T के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से। इसके लिए हम एक उदाहरण सोचते हैं, जो कि हम लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी की विमा होगी L तथा समय की विमा होगी T। इसलिए हम चाल को विमा के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, चाल बराबर L बटे T या फिर LT-1। और इस तरह चाल बराबर हो जाएगा m0 LT-1, क्योंकि हमें MLT के रूप में लिखना है। इसलिए अगर यहाँ पर m नहीं है तो हम m की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि है त्वरण। त्वरण होता है चाल बटे समय, और चाल हम जानते हैं होता है दूरी बटे समय। इसलिए हम त्वरण को लिख सकते हैं दूरी बटे समय की घात 2। और दूरी की विमा होती है L तथा समय की विमा होती है T। इसलिए त्वरण की विमा लिख सकते हैं L बटे T2 या फिर LT-2। अब इसमें m को भी इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हम इसे लिखेंगे त्वरण बराबर m0 LT-2। चलिए आगे बढ़ते हैं और विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि का वह व्यंजक है जो बताता है
कि दी हुई राशि में भौतिक राशि की कितनी विमाएं हैं। चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। इसका उदाहरण है चाल बराबर m0 l t - 1। तो यहां पर यह चाल का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं जो पीछे हमने डिराइव किया है। त्वरण बराबर होगा m0 l t - 2 और इस प्रकार यह त्वरण का विमीय सूत्र कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विमीय समीकरण को समझते हैं। जब किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है तो प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। तो चलिए अपने पिछले उदाहरण को ही हम यहाँ पर लाते हैं और विमीय समीकरण के रूप में देखते हैं, जिसमें हमारा पहला उदाहरण है चाल जिसे लिखा है v से। तो v बराबर m0 l t - 1। और दूसरा उदाहरण है त्वरण जिसको लिखा है a से। a बराबर m0 l t - 2। तो यहां पर ये दोनों विमीय समीकरण हैं। चलिए आगे चलते हैं और समीकरणों की विमीय संगति की जांच करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं विमाओं की समघातता का सिद्धांत, जो कि इस प्रकार है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक राशियों को केवल तभी जोड़ा तथा घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान हो। समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण गलत होती है। यदि किसी समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान हैं तो यह जरूरी नहीं है कि समीकरण पूरी तरह से सही है। चलिए आगे हम उदाहरण से देखते हैं किस तरह। यहां पर हमने उदाहरण में लिया है न्यूटन की गति की तृतीय समीकरण, जो कि है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जहां पर s है दूरी, u है प्रारंभिक चाल, t है समय तथा a है त्वरण। अब इनको हम विमाओं के रूप में लिखते हैं और उससे हमें समीकरण मिलती है L बराबर LT - 1 t प्लस LT - 2 t2, जहां पर L है दूरी की विमा, LT - 1 है चाल की विमा, t है समय की विमा, LT - 2 है त्वरण की विमा और इसी प्रकार t स्क्वायर के लिए लिखा गया है t2। चलिए अब हम इस समीकरण का हल देखते हैं। इस समीकरण में t - 1 कैंसिल हो जाएगा t से तथा t - 2 कैंसिल हो जाएगा t2 से, तथा हमें समीकरण मिलेगी L बराबर L प्लस L, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी पदों की विमा समान है। इसमें सभी पदों की विमा L है और जिससे हमें पता चलता है कि हमारी समीकरण सही है। पर यहां पर हम एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि एक समीकरण है s बराबर ut प्लस 3/2 at स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं कि यह समीकरण
भौतिकी के नियम के अनुसार सही नहीं है। लेकिन अगर हम इस समीकरण को विमा के रूप में लिखें तब इसे भी इसी तरह लिखा जाएगा, क्योंकि विमा लिखते हुए हम नियतांक पे ध्यान नहीं देते हैं। और इस तरह इस समीकरण के लिए भी सभी पदों की विमाएं समान आएंगी। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि यदि समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान भी हैं, तब भी वह समीकरण गलत हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना सीखते हैं। भौतिक राशियों का संबंध विमाओं विधि द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए यह ज्ञात होना चाहिए कि दी हुई राशि की निर्भरता किन किन अन्य राशियों पर है। दी हुई राशि को अन्य राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं बल का। बल निर्भर करता है द्रव्यमान तथा त्वरण पर। इसलिए हम बल को द्रव्यमान और त्वरण की घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहां हमने लिखा बल बराबर के यहां पर कोई नियतांक यानी कांस्टेंट है, गुणा द्रव्यमान की घात a गुणा त्वरण की घात b। तो चलिए अब हम इस समीकरण में सबकी विमाएं लिखते हैं। तो यहां लिखा हमने बल की विमा mLT - 2, द्रव्यमान की विमा m तथा त्वरण की विमा LT - 2। तो इस तरह समीकरण बनी mLT - 2 बराबर k गुणा m की घात a गुणा LT - 2 की घात b। इसको हल करके लिखा जा सकता है m1 L1 T - 2 बराबर k इंटू m की घात a L की घात b t की घात -2b। अब हम इस समीकरण में घातों की तुलना करके a और b के मान निकाल सकते हैं, जो इस तरह से है। a का मान आएगा 1 और इसी तरह b का भी मान आएगा 1। अब हम a और b के मान बल की समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें मिलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस समीकरण के लिए k का मान 1 होता है और इस तरह हमें विमाओं द्वारा बल का सूत्र मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा विमीय सूत्र एवं समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा विमाओं की समघातता सिद्धांत तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने अपना पहला पार्ट ठोस अवस्था ख़त्म कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी। आप लोगों ने रसायन विज्ञान की जो पुस्तिका है उससे कुछ प्रश्न भी हल कर लिए होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न कराना चाहता हूँ जो परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको कुल 4 प्रश्न कराऊंगा। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। जब मैंने आपको ठोस अवस्था पढ़ाया था तो ठोस अवस्था का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको ठोसों के कुछ गुण पढ़ाए थे। उन गुणों में वो 4 गुण थे। 4 गुणों में एक गुण ये भी था कि ठोस कठोर होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ठोस कठोर होते हैं। देखिए, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थितियां नियत होती हैं। उनको ज्यादा स्थान नहीं मिलता इधर उधर हिलने का। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच की दूरियां लघु होती हैं। तो लघु दूरियां होने के कारण कम स्थान मिलता है हिलने डुलने का। तो जो ठोस के कण होते हैं वो अपनी मध्य स्थितियों के चारों ओर ही दोलन करते हैं। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो निविड़ संकुलित होते हैं। निविड़ संकुलित का मतलब होता है क्लोज्ड पैक होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह आपस में चिपके होते हैं और उनके बीच काफी कम स्थान रिक्त होता है। तो यही कारण होता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न था। आप इसका उत्तर अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा ये कहता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। देखिए, जो कांच होता है, अगर आप कभी गौर कीजिएगा या फिर अगर आपने आज तक नहीं देखा तो आप देखिएगा कि जो पुरानी इमारतें होती हैं या फिर पुरानी जो बिल्डिंग होती है उसमें जो कांच की खिड़की लगी होती है, उस खिड़की का जो निचला हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। आप देखिएगा इस चीज को, अगर नहीं देखा आपने तो निचला हिस्सा मोटा होने का क्या कारण है। कांच तो अगर हम देखें तो एक तरीके से एक ठोस है, तो निचला हिस्सा मोटा होने का क्या कारण है। तो इसका कारण ये है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और कांच में क्या होता है, एक अति मंद प्रवाह की प्रवृत्ति होती है और इस प्रवाह की वजह से जो पुरानी इमारतें या फिर खिड़कियां होती हैं उसमें जो शीशे होते हैं उसका निचला हिस्सा थोड़ा मोटा हो जाता है। तो यही कारण है कांच को अतिशीतित द्रव माने जाने का। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर करके जाइएगा और इस पूरे उत्तर को अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए ताकि बाद में पढ़ने में आपको सहूलियत हो। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है। सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होने का क्या मतलब है कि जो परमाणु है वो कितनी कोष्ठिकाओं में बटा होता है। तो आइए अब इसका उत्तर जानते हैं। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में जो परमाणु लगे होते हैं वो केवल कोनों में होते हैं। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, जैसे मैंने आपको अध्याय में भी बताया था। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में जो घन होता है उसके 8 कोनों में एक एक परमाणु मौजूद होता है। एक कोने में अगर हम देखें तो एक परमाणु का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही हमारे कोष्ठिका के अंदर होता है और बाकी जितना भी हिस्सा होता है वो कोष्ठिका के बाहर होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको अध्याय पढ़ाया था। लेकिन जो बाकी का हिस्सा होता है वो जाता कहाँ है। असल में होता क्या है, जो एक परमाणु होता है वो 8 कोष्ठिकाओं के बीच में सहभाजित होता है। अंततः वास्तव में परमाणु का 1/8वां हिस्सा ही एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित रहता है। ये हमने बात करी कोनों की। अब बात करते हैं अंतः केंद्र की।
तो अंतः केंद्र पर जो उपस्थित एक परमाणु होता है वो पूर्णतः उसी एक एकक कोशिका से संबंधित होता है और वो किसी अन्य कोशिकाओं से सहभाजित नहीं होता या फिर वह किसी भी सन्निकट कोशिका से सहभाजित नहीं होता। तो अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु वो एक ही एकक कोशिका से संबंधित होता है। ये चीज आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार? तो जैसा कि मैंने आपको ठोस अवस्था अध्याय में भी ये बात पढ़ाई थी कि जब हम एक ठोस को गर्म करते हैं तो जालक का कुल स्थान रिक्त होता है। रिक्त होने का क्या मतलब है? जब हम किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ धनायन और ऋणायन अपनी अपनी जगह छोड़ देते हैं। उसके कारण क्या होता है? रिक्ति का दोष पैदा होता है। रिक्ति का दोष हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे क्या होता है, स्थान रिक्त हो जाता है। तो स्थान रिक्त होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम रिक्ति का दोष कहते हैं। उसे अंग्रेजी में हम वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। रिक्ति का दोष होने के कारण जो हमारा ठोस है उसका घनत्व कम हो जाता है। ये बात मैंने आपको अध्याय में भी बताई थी और अभी भी बता रहा हूं। आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये जो प्रश्न है वो परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको 4 प्रश्न कराए जो कि मुझे लगा कि थोड़े महत्वपूर्ण हैं। आप इन चारों प्रश्न को घर जाके एक बार दोबारा देख लीजिएगा और इनको एक बार कॉपी में लिख के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ऐसे ही कुछ प्रश्न आप अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से भी हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ठोस अवस्था पाठ आपको समझ आया होगा और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए इसके जो उत्तर हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय विलयन शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम विलयन का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे और उसके बाद हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विलयन के परिचय से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वह एक विलयन का चित्र है। विलयन 2 अवयव से मिलकर बना होता है। पहला अवयव होता है विलेय और दूसरा अवयव होता है विलायन। विलेय हमेशा कम मात्रा में मौजूद होता है, वहीं विलायन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। यह होता है विलेय। और विलेय और विलायन को मिलके बनता है विलयन। अब बात करते हैं सांद्रता के बारे में। सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा तरीका है आयतन प्रतिशत, तीसरा तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, इसको पीपीएम भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, चौथा तरीका है मोलरता, पांचवा तरीका है मोललता और छठा तरीका है मोल अंश। हम इन 6 तरीकों को एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का एक आसान सा सूत्र है। ऊपर हमें रखना होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और नीचे होता है विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। जो ऊपर हम जिस अवयव का द्रव्यमान रखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी हम उसी अवयव का निकालते हैं। तो ऐसे हम द्रव्यमान प्रतिशत को निकालते हैं। उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत। जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था वैसे ही आयतन प्रतिशत को निकालने का भी एक सूत्र है। वो ये है कि ऊपर जो है हम रखते हैं अवयव का आयतन। जिस भी अवयव के लिए हमने आयतन प्रतिशत निकालना होता है ऊपर उस अवयव का आयतन रखेंगे और नीचे में हम विलयन का कुल आयतन रखेंगे
और पूरे को गुणा कर देंगे 100 से। इससे जो है हमारे पास आयतन प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम अंग्रेजी में ppm भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पार्ट्स पर मिलियन निकालने का जो सूत्र है वो ये है, हमें जिस भी अवयव का पार्ट्स पर मिलियन निकालना होता है, ऊपर में उस अवयव के भागों की संख्या रखते हैं और नीचे में विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या रखते हैं, और इससे जो भी हमारा उत्तर आता है हमें उसे 1 लाख से गुणा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख से गुणा करने का क्या कारण है। देखिए क्या होता है, किसी भी विलियन में कभी कभी कुछ अवयव कम मात्रा में मौजूद होते हैं, तो जो हमारा उत्तर आता है वो दशमलव में आता है और वो काफी अजीब लगता है। तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा उत्तर आता है उसे हम 1 लाख से गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर आता है उसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन। अब बात करते हैं मोलरता की। मोलरता का जो सूत्र होता है वो ये होता है, ऊपर हम विलेय के मोल रखते हैं और नीचे विलियन का लीटर में आयतन रखते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नीचे हम जो भी विलियन का आयतन रखेंगे वो हमें लीटर में रखना होगा। अगर वो आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है और हमने वैसा ही मिलीलीटर में आयतन रख दिया नीचे, तो उससे जो हमारा उत्तर है वो गलत आएगा। और ये होता है बहुत बार विद्यार्थियों के साथ, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नीचे हमेशा विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर वो मिलीलीटर में है तो आप उसको लीटर में बदलें। तो ये होती है मोलरता। अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो इस पर आप कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मोललता की। मोललता को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है, ऊपर हम रखते हैं विलेय के मोल और नीचे हम लिखते हैं विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। नीचे जो है वो हमेशा विलायक का द्रव्यमान आएगा। कभी कभी हो जाता है कि जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें विलियन का द्रव्यमान दिया होता है और विद्यार्थी क्या करते हैं, वहां पे गलती कर देते हैं, वो विलियन का द्रव्यमान रख देते हैं नीचे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें वहां से पहले विलायक का द्रव्यमान निकालना है और उसे रखना है नीचे। दूसरी बात, नीचे जो विलायक का द्रव्यमान आएगा वो हमेशा किलोग्राम में आना चाहिए। अगर वो द्रव्यमान ग्राम में दिया है या फिर मिलीग्राम में दिया है तो आपको उसे किलोग्राम में बदलना होगा, और उसको बदल के फिर आप उसको जो मोललता का सूत्र है उसमें रखेंगे। तो ये थी मोललता। अब बात करते हैं मोल अंश की। मोल अंश का जो हमारा सूत्र होता है वो यह होता है, ऊपर आता है अवयव के मोल की संख्या। जिस भी अवयव के लिए हमें मोल अंश निकालना होता है, ऊपर हम उस अवयव के मोलों की संख्या रखते हैं और नीचे हम सभी अवयव के मोलों की कुल संख्या रखते हैं, और इससे हमारा मोल अंश निकल आता है। मोल अंश भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो है अपनी किताब से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं विलेयता की। किसी भी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यह विलेयता की परिभाषा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विलेयता हमेशा एक निश्चित तापमान पे ली जाती है। अगर तापमान बदल दिया जाएगा तो विलेयता भी बदल जाएगी। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने विलियन का परिचय पढ़ा, उसमें हमने विलेय और विलायन जैसी 2 चीजें पढ़ी। फिर हमने विलियन की सांद्रता के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने विलेयता के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी, और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में सबसे पहले हम ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे
और आखिरी में हम द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 4 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 5वां भाग समझेंगे और इस 5वें भाग में हम जो टॉपिक्स समझेंगे वो है वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र और उससे जुड़ी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जाना था, जबकि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ इस आवेश Q से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, उनमें से कुछ क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से भी होकर निकलेंगी, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कही जाती है वैद्युत फ्लक्स। आइए अब समझते हैं कि इसे मापते कैसे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ S है। अगर आप इस पृष्ठ की लंबवत दिशा देखें तो वो होगी कुछ इस तरह। अब मान लीजिए कि इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से पास होती हैं, तो इस पृष्ठ के एक छोटे से क्षेत्रफल ds के लिए वैद्युत फ्लक्स भी भिन्नात्मक ही होगा, यानी d फाई। तो हम लिख सकते हैं कि d फाई बराबर होगा E डॉट ds। दोस्तों, यहाँ ds सदिश पृष्ठ S की लंबवत दिशा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल लिखा जा सकता है E ds cos थीटा। और अगर आप यहाँ देखें तो सदिश E और सदिश ds समान दिशा में ही है, यानी थीटा होगा 0 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री होता है 1, इसलिए फाई यानी कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा E गुणा S के। दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर की घात 2। आइए अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक गाउस नियम की, जिसे दिया था मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने। इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी फाई अनुक्रमानुपाती होगा Q के। और दोस्तों, आनुपातिकता का चिन्ह हटाया जाए तो फाई यानी कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। आइए अब इस नियम के कुछ अनुप्रयोग पर ध्यान देते हैं, जिसमें सबसे पहले है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गाउस नियम द्वारा गणना। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो किसी बिंदु आवेश की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। चलिए अब देखते हैं कि गाउस नियम की मदद से आने वाला वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक भी समान होता है या नहीं। तो मान लीजिए कि यहाँ ये बिंदु आवेश Q है, जिससे बनने वाले वैद्युत क्षेत्र को हमें मापना है। अब मान लेते हैं कि इससे R दूरी पर एक पृष्ठ है जो इस आवेश को घेर लेता है। इस पृष्ठ को कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ या सतह। और बिंदु आवेश होने की वजह से ये गॉसियन पृष्ठ होगा गोलाकार। अब हम इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ ds लेते हैं, जिससे हम भिन्नात्मक फ्लक्स निकालकर पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट कर टोटल यानी संपूर्ण फ्लक्स कैलकुलेट कर सके। अब अगर हम इस छोटे से पृष्ठ का लंब देखें तो वो त्रिज्यीय दिशा में होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्यीय दिशा में होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि d फाई बराबर होगा E डॉट ds, यानी d फाई बराबर E ds cos थीटा। और दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ही सदिश समान दिशा में है,
इसलिए यहाँ पर भी थीटा होगा 0 डिग्री। और फिर से क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 के, इसलिए d फाई बराबर होगा e ds के। आइए अब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब गाउस नियम के अनुसार कुल फ्लक्स फाई होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की घात 2। यानी इक्वेशन बनेगी Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E गुणा 4 पाई r की घात 2। और अगर इससे वैद्युत क्षेत्र मापा जाए तो E होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r की घात 2। आइए अब ज्ञात करते हैं किसी एक समान या आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। मान लीजिए यह एक धनावेशित तार है जिसका वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ होगा इस तार के चारों ओर एक काल्पनिक बेलन। मान लीजिए कि इस बेलन की लंबाई है L, जो इस तार की भी लंबाई है, और त्रिज्या है R। यहाँ पर मुख्यतः दो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, एक बेलन के टॉप और बॉटम और दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं कि लैम्डा आवेश प्रति इकाई लंबाई है और बेलन का कुल आवेश Q बराबर होगा लैम्डा गुणा L, यानी आवेश प्रति इकाई लंबाई गुणा तार की लंबाई के। अब गाउस नियम द्वारा जैसा कि हम जानते हैं कि कुल फ्लक्स यानी फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां पर Q इस गॉसियन सतह द्वारा घेरा गया कुल आवेश है यानी लैम्डा L। तो अगर इस समीकरण में Q की जगह लैम्डा L को रखा जाए तो समीकरण होगा फाई बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। और इसके अतिरिक्त फ्लक्स बराबर होगा E डॉट ds के। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, इसलिए d फाई बराबर होगा E डॉट ds1 जमा ds2, या इसे लिख सकते हैं कि d फाई बराबर होगा E डॉट ds1 जमा E डॉट ds2। इसके अतिरिक्त इसे लिखा जा सकता है d फाई बराबर E ds1 cos थीटा 1 जमा E ds2 cos थीटा 2। अब दोस्तों अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पृष्ठ 1 पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पृष्ठ के लंब और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है, जबकि पृष्ठ 2 के लंब और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 0 डिग्री का कोण बनता है, जिसकी वजह से सिर्फ पृष्ठ 2 वाला व्यंजक ही इस समीकरण में रह पाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और पृष्ठ 1 वाला व्यंजक समाप्त हो जाता है। यानी अब समीकरण आएगी d फाई बराबर E ds2 cos 0 डिग्री या d फाई बराबर E ds2, और जिसे पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं गाउस नियम की सहायता से निकलने वाला कुल फ्लक्स, जो था फाई बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा इंटीग्रेट करने पर आता है लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E गुणा 2 पाई R L। और दोस्तों इससे अगर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाला जाए तो वो आएगा लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। किसी घन जिसके अंदर आवेश जमा Q उपस्थित है के एक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें दिया गया है कि एक घन के अंदर आवेश Q बंद है, तो हम गाउस नियम की मदद से लिख सकते हैं कि घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। अब क्योंकि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं,
तो किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल फ्लक्स का 1/6 होगा, यानी फाई बराबर होगा 1/6 गुणा घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी घन के किसी एक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर है 1/6 गुणा Q/ε0 या Q/6 ε0। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत फ्लक्स को और जाना गाउस नियम को। इसके साथ हमने देखे गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग, जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और किसी एक समानीय आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे गाउस नियम के ही कुछ और अनुप्रयोग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो बच्चों, आशा है आज के सभी पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और दोनों विषय की पढ़ाई आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। आज हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का अध्ययन किया है कि आज हमने क्या क्या पढ़ाई की है। आज हमने कक्षा 11 की केमिस्ट्री के पाठ रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं का अध्ययन करके उसके प्रश्नोत्तरों को भी हल किया है और कक्षा 11 में ही फिजिक्स में भौतिक जगत, मात्रक और मापन भाग 4 का अध्ययन करके उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया है। कक्षा 12 में आज हमने पढ़ा केमिस्ट्री में ठोस अवस्था भाग 5 और विलयन भाग 1 का अध्ययन किया। इसी के साथ कक्षा 12 में फिजिक्स में आज हमने पढ़ा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भाग 5। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे। 11वीं व 12वीं के लिए लेकर के आए हैं मैथ्स और बायो। मैथ्स और बायोलॉजी का सब्जेक्ट कल हम पढ़ेंगे। कक्षा 11 में हम मैथ्स में पढ़ेंगे समूचे भाग 3 और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसी के साथ कक्षा 11 में बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे जीव जगत। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे भाग 1। इसी के साथ कल हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में मैथ्स में हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन भाग 5 और गणित विषय में ही हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसी के साथ कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे जीवों में जनन भाग 4 और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे। एक जरूरी सूचना सुनिए कि जो आज आपने ये कार्यक्रम देखा है, आप यदि इसको पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके भी पुनः देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarsanrajasthan@gmail.com। धन्यवाद।